क्या हम तीसरी जंग अजीम की तरफ बढ़ रहे हैं? आर वी हेडेड टूवर्ड्स वर्ल्ड वॉर थ्री? आई नो कि मेरी ओपनिंग स्टेटमेंट बहुत ही ड्रामेटिक लग रही होगी, एंड नो, आई एम नॉट क्लेमिंग, मुझे ऐसा कुछ नहीं पता और मैं नजूमी भी नहीं हूँ। आई एम नॉट क्लेमिंग कि कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर होने लगी है, बट आई कैन डेफिनेटली असर्ट कि जिस किस्म की दुनिया में हम आज रह रहे हैं, जिस किस्म के ख़तरात हमें लाहक हैं, जिस किस्म के ख़तरात का हमें सामना है, that is almost unprecedented and some might think it's a sweeping statement, लेकिन जो combination of factors हम लोगों को अभी दिख रहे हैं वो काफ़ी मिलते जुलते हैं, and I can draw a lot of parallels with the combination of factors जो कि दूसरी जंग अजीम की दफ़ा मौजूद थे। अब ज़रा आप देखें, थोड़ा सा अगर मैं बात करूं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में, उस वक़्त जर्मनी नाम का एक पावर हम लोगों को दिख रहा था और वो नाज़ी गवर्नमेंट जर्मनी को लीड कर रही थी, एंड बहुत ज़्यादा एंगर था, पॉपुलिज़्म थी और एक्सपेंशनिस्ट आइडियाज़ थे कि जो एक नाज़ी पार्टी थी, जो हिटलर के यूथ मूवमेंट थी, वो सारे इस चीज़ पे आमादा थे दैट दे वुड इरेडिकेट द अदर। इमिग्रेंट्स को इरेडिकेट करेंगे। इमिग्रेंट्स के विद इन पर्टिकुलरली उनकी जौन सी तोपें थी, उनकी तोपों का इशारा ज्यूस की तरफ था। जिप्सीज, कम्युनिस्ट, एनीवन हु सीम्ड टू बी डिसेबल्ड, जो उनको माजूर लगता था फिजिकली या मेंटली, वो कहते थे हम उन सबको ख़त्म करेंगे, और सिर्फ जर्मनी के अंदर नहीं, पूरे यूरोप में। और एक एक्सपेंशनिस्ट एजेंडा उनका ये था कि वी विल देन एक्सपैंड ऑन टू द होल ऑफ यूरोप, और हम जो प्योर सुपीरियर एरियन रेस है, हम उसकी सुपीरियरिटी को रिस्टोर करेंगे। हिटलर ने इस चीज़ को पोज किया था एज द फाइनल सोल्यूशन टू ऑल ऑफ जर्मनीज प्रॉब्लम्स, बिकॉज हिटलर जब आया था पावर में, उस वक्त जर्मनी के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रीवेंसेस थे, डिसग्रंटल्ड अवाम थी, एंड पर्टिकुलरली द यूथ हु हैड सो मच फायर इन देयर बेलीज। उनके पास कोई आउटलेट नहीं था जिधर कि वो अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते, उनके पास कोई सोर्सेज नहीं थे इनकम के। ऑफ कोर्स ग्रेट डिप्रेशन भी हुआ, और ऊपर से ट्रीटी ऑफ वर्साई के तहत जो जर्मनी के ऊपर इतनी सैंक्शंस थी, ऑल ऑफ दैट मेंट देयर वाज एन इकोनॉमिक रिसेशन गोइंग ऑन। जॉब्स नहीं थी, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस था, और उस गुस्से को टैप किया था हिटलर ने। एंड हिटलर अकेला नहीं था, मुसोलिनी और स्पेन के अंदर की भी जो पॉपुलिज्म और नेशनलिज्म उस वक्त उभर रही थी, उसके बारे में मैं कौन होता हूँ कहने वाला, वो तो हिस्ट्री के अंदर डॉक्यूमेंटेड है और बड़े बड़े हिस्टोरियंस ने उसको रिकॉर्ड किया है। अब ज़रा हम पैरेलल्स देखते हैं, आज की दुनिया में क्या हो रहा है। आज की दुनिया में पॉपुलिज्म सीम्स टू बी इन फैशन, सीम्स टू बी ट्रेंडिंग अगेन। जब मैं 1990 की दिहाई में पैदा हुआ था, तो उस वक़्त की दुनिया में ऊपर से बात की जा रही थी सेकुलरिज़्म की, लिबरलिज़्म की, इंटीग्रेशन की, मल्टीकल्चरलिज़्म की, और इस चीज़ को बहुत ग्लोरीफाई किया जाता था कि जी हमें ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर रहते हैं। इस चीज़ को बहुत ग्लोरीफाई किया जाता था कि ग्लोबल ट्रेड के थ्रू हम सारी इकोनॉमीज़ और सारे ममालिक एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं। और फिर आहिस्ता से अब कुछ ही सालों में हमें दिख रहा है कि ये जो एक ग्लोबलाइजेशन की गुफ्तगू थी, ये जो मल्टीकल्चरलिज्म की गुफ्तगू थी, बल्कि ये जो डेमोक्रेसी की बातें थी, उससे एक रोल बैक हो रहा है और उससे पीछे हटा जा रहा है, और एक दुनिया भर में लहर चल पड़ी है माइट इज राइट की। दुनिया में लहर चल पड़ी है नेशनलिज्म की, पॉपुलिज्म की और इंटॉलरेंस की, कि हम किसी और को नहीं सहेंगे, हमने अपने आप को और अपने ट्राइब को प्रोटेक्ट करना है। तो ये जो ट्राइबलिज्म है, कि किस तरह दूसरे ट्राइब को, द अदर इज अदरराइज्ड, कैसे दूसरे को आप डीह्यूमनाइज करते हो, किस तरह दूसरे को आप डिसइनफ्रेंचाइज करते हो, और आप कहते हो कि हमने सिर्फ अपने लिए बोलना है, अपने जैसों के लिए बोलना है, और हम क्योंकि मेजोरिटी में हैं और हम ओवर पावर कर सकते हैं दूसरों को, तो अब हम डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म गया भाड़ने। अब हम लोगों ने अपने पांव तले कुचलना है उन सबको जिनको कि हम कुचल सकते हैं। तो अब पावर, अब तो इसका कोई ढोंग भी नहीं रचा रहा, कोई अच्छा होने का दावा भी नहीं कर रहा। अब वो जो जिसको हम कहते हैं ना रियलिज्म, कि एवरीबडी ईच फॉर देयर ओन सेल्स, अब हमें एक वो वाली चीज़ पॉपुलराइज होती हुई दिख रही है। तो इसकी वजूहात क्या है? ये ग्लोबल पॉपुलिज्म, ये जो फार राइट जिसको मैं कहता हूँ, जो दाएं बाजू के फार राइट जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स हैं, वो इतना जोर क्यों पकड़ रही हैं और इनका एजेंडा एग्जैक्टली है क्या? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं ये जो सारी बातें कर रहा हूँ उसका बेसिस क्या है? मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि करंटली ग्लोबल फार राइट बहुत जोर पकड़ रही है या दुनिया भर में बहुत ज़्यादा पॉपुलिज्म और नेशनलिज्म आ गया है? तो ज़रा हम इसको आराम से देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं।
हमें ऑफ कोर्स पता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप बैठा हुआ है एंड ही इज मेकिंग नो सीक्रेट ऑफ इट, ही इज वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट एक्चुअली जो उसने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लगाया, उसने जो कहा कि आई एम गोइंग टू रिस्टोर ग्रेटनेस टू अमेरिका, उसका मतलब तो साफ ये बनता है कि अमेरिका कभी ग्रेट था लेकिन कुछ बीच में ऐसा हो गया जिसने कि इस ग्रेटनेस को रिमूव कर दिया एंड आई एम गोइंग टू रिस्टोर दिस। सो कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे एजेंट्स हैं, रोग एजेंट्स जिसकी तरफ के ट्रंप इशारा करते हैं कि इनकी वजह से हम लोगों को नुकसान हुए। ये जो वेस्टर्न फार राइट है इनके अंदर कुछ कॉमनैलिटीज हैं, देयर आर सम रिकरिंग थीम्स, और वो रिकरिंग थीम्स ये हैं, एक तो वेस्टर्न फार राइट बहुत ज़्यादा पसंद करती है कैपिटलिस्ट फ्री मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम्स को, जिसके अंदर के दे हेट एनीथिंग विच इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड्स सोशल वेलफेयर। इनका एजेंडा ये है कि डोंट रिच द टैक्स, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के ऊपर टैक्स को रिड्यूस करो, पब्लिक स्पेंडिंग को रिड्यूस करो, जो हेल्थ केयर और वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, जो भी पिसे हुए तबकों के, जो डिसएडवांटेज क्लासेस हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको जो भी प्रोग्राम्स एम्पावर करते थे, जैसे कि बराक ओबामा का ओबामा केयर, जिसको कि बहुत ज़्यादा नफरत करता है डोनाल्ड ट्रंप, और उसने वो भी ख़त्म कर दिया, उसने यूएसएड भी ख़त्म कर दिया। सो ये जो वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, एक तो सबसे पहली कैजुअलिटी इन लोगों की ये है कि तोपें इस किस्म के वेलफेयर प्रोग्राम्स के अगेंस्ट इनके टूवर्ड्स डायरेक्टेड हैं, दे हेट इट बिकॉज व्हाट डू दे वांट, दे वांट कि ये जो फ्री मार्केट इकोनॉमीज के अंदर जो इनइक्वालिटी है, क्लास इनइक्वालिटी, ये अगर बढ़ती है तो बढ़ती रहे। अगर अमीर और अमीर होता है, अगर इलॉन मस्क और अमीर होता चला जाता है, वो अपना एम्पायर और बिल्ड करता है, आगे से उसकी आल औलाद उस एम्पायर को लेकर चलती है, ऑफ कोर्स बिकॉज इफ यू बॉर्न इनटू अ रिच फैमिली, chances are that you are also going to be rich and you will only multiply that wealth. तो एक तो the interests of the corporate, interests of the rich, and the need for the preservation, that is very high up on the global far right's agenda. उसके साथ साथ ये जो ग्लोबल नॉर्थ के ऊपर ये जो आपकी वेस्टर्न फार राइट है, इनके एजेंडा में ये भी आता है विच इज़ इंटरकनेक्टेड, विच इज़ कनेक्टेड टू द फर्स्ट पॉइंट ऑफ मेड, कि जो अदर हैं, जो हमारे इस इनर क्लब के बाहर हैं, उनको एम्पावर होने से रोका जाए, और उसमें इनका एक बहुत बड़ा टारगेट बन जाता है इमिग्रेंट्स। दे आर xenophobic, they dislike immigrants, they don't like outsiders, and they certainly don't like outsiders entering into the inner clubs and sharing the same spaces as them. तो उसकी वजह से भी एक ग्लोबल फार राइट का जो रेटरिक है, वहाँ डिमोनाइजेशन और विलिफिकेशन दिखाई देती है हम लोगों को इमिग्रेंट्स की, ऑलमोस्ट उसी तरह से जिस तरह माइनॉरिटीज़ और इमिग्रेंट्स की और आउटसाइडर्स की डिमोनाइजेशन और विलिफिकेशन की गई थी नाजी जर्मनी के अंदर। और उसी की वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने, जैसे कि मैं आज इधर बैठा हुआ हूँ, तो आज ही के दिन 12 ममालिक की तरफ से ट्रेवलर्स के ऊपर बैन लगा दिया है, जिसके अंदर के अफ़गानिस्तान शामिल है, जिसके अंदर के इराक शामिल है, और जिनके ऊपर ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस लगाई है उनके अंदर वेनेजुएला शामिल है, और दीगर ममालिक इस तरह के शामिल है। और इन सारे ममालिक के अंदर कुछ ना कुछ कॉमनैलिटी आपको दिखेगी, वो ये कि वो ग्लोबल साउथ है। तो एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी, ग्लोबल लेवल के ऊपर भी एक अपार्थाइड मेंटेन किया जा रहा है कि जो गरीब ममालिक में रह रहे हैं, जिनके मुल्कों में हम लोग मुंह उठाकर चले जाते थे, जौन से इराक को हम इन्वेड कर सकते थे, जौन से अफगानिस्तान की सॉइल के ऊपर हम लोग ड्रोन स्ट्राइक्स कैरी कर सकते थे विद एब्सोल्यूट इम्प्यूनिटी, बिकॉज यूनाइटेड नेशंस में भी हम बैठे हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी हम लोग बैठे हैं, वीटो पावर ही हमारे पास है, वहाँ हम तो जा सकते हैं, वो लोग हमारे मुल्क में नहीं आ सकते। तो ये एक एरोगेंस भी हम लोगों को दिख रही है, और वो ये कि जो एक इनइक्वालिटी है, जो ग्लोबल अपार्थाइड है, ये कायम रहे, जो डिविजन्स हैं वो सिर्फ कायम ही ना रहे, बल्कि वो जो बैरियर्स हैं उनको और बिल्ड करो। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं मैक्सिकन वॉल को भी बिल्ड करूंगा और स्ट्रेंथन करूंगा ताकि कि हमारे पास कोई भी वेनेजुएला से उठकर या मैक्सिको से उठकर इस तरह के इमिग्रेंट्स ना आए। एंड द वे दैट दे स्पीक ऑफ इमिग्रेंट्स इज एज इफ इमिग्रेंट्स आकर कोई गंद मचा देंगे, जैसे कि they're dirty, and I'm not exaggerating। 2024 के अंदर जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैंपेन चल रही थी, तो तब डोनाल्ड ट्रंप ने खुल के कहा था कि ये जो इमिग्रेंट्स हैं, ये हमारे ब्लड को पोल्यूट कर रहे हैं। Now that sounds very similar to the Nazi and Adolf Hitler brand of eugenics. They're poisoning the blood of our country. That's what they've done. They poison mental institutions and prisons all over the world, not just in South America, not just the 3 or 4 countries that we think about, but all over the world. They're coming into our country from Africa, from Asia, all over the world. They're pouring into our country. Nobody's even looking at them. They just come in.
कि किस तरह वो भी कहते थे हम जो सबसे सुपीरियर जीन है उसको प्रिजर्व कर रहे हैं, और वो उसके अंदर सूडो साइंस का भी इस्तेमाल करते थे कि डार्विनियन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन साबित करती है कि द स्ट्रॉन्गेस्ट जीन इज गोइंग टू सर्वाइव, एंड दिस इज हाउ दे पोजिशन देयर पॉलिटिकल स्टांस कि दिस इज अ गेम, नॉट ओनली अ गेम एक्चुअली, दिस इज अ फाइट फॉर सर्वाइवल, कि हम सारे खत्म हो जाएंगे, हमारा निस्तो नाबूद हो जाएगा अगर हमने अपने आप को प्रिजर्व ना किया, सुपीरियर रेसेस को, सुपीरियर पीपल को, सुपीरियर डीएनए को हमने ना प्रिजर्व किया अगेंस्ट दिस इमिग्रेंट इंकर्शन, अगेंस्ट दिस ट्रेसपास बाय इमिग्रेंट्स. And this is how they gain traction, because fear mongering, then that is another strand to such पॉपुलिज्म एंड फार राइट मूवमेंट्स के. ये जो फार राइट मूवमेंट्स हैं इनको अपनी करेंसी और अपना कैपिटल मिलता ही फेयर मॉन्गरिंग के थ्रू है. बिकॉज अगर लोग डरे हुए नहीं होंगे, अगर आवाम को ये नहीं लगेगा कि हमारे ऊपर एक इन्वेजन हो रही है, तो आप उनको किस चीज़ से बचाओगे? एंड इफ अगर आप बचा ही नहीं रहे, अगर आपकी कोई यूटिलिटी ही नहीं है, अगर आपका कोई यूज़ ही नहीं है, तो फिर आपको कौन घास डालेगा, आपके लिए कौन वोट डालेगा? एंड दैट एक्सप्लेन्स कि हाउ डोनाल्ड ट्रंप, जब उसने कहा था कि ये मैक्सिको और हेटी से उठ के इमिग्रेंट्स हमारे मुल्क में आते हैं और वो उठ के कुत्ते और बिल्लियाँ खा रहे हैं, he was doing exactly that fear mongering. And another layer to that populism can be cultural relativism, कि हमने अपने कल्चर को बचाना है क्योंकि इमिग्रेंट्स और आउटसाइडर्स और बल्कि ये जो ग्लोबल कम्युनिटी है ये क्या जाने हमारा कल्चर क्या है एंड व्हाट इट रियली मीन्स टू अस. तो कभी वो अपने कल्चर को अपनी आइडियोलॉजी के ऊपर प्रिजर्व करते हैं, अपनी एथनिक आइडेंटिटी के ऊपर प्रिजर्व करते हैं, या बहुत ही पावरफुली रिलीजन का इस्तेमाल करके. तो हम आज की दुनिया में रिलीजियस नेशनलिज्म का भी इंक्रीज देख रहे हैं. यहाँ तक कि सेकुलर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप वुड नेवर फेल मेकिंग रेफरेंसेस टू एंड रिफरिंग टू क्रिश्चियन नेशनलिज्म. सो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी दफ़ा ये कहा कि यू विल नॉट हैव टू वोट एंड गुड क्रिश्चियंस विल नॉट हैव टू वोट अगर मैं 2024 का इलेक्शन जीत जाता हूँ. सो ये जो एम्फसिस था ऑन क्रिश्चियंस, हम लोगों को दिखता है दैट देयर इज अ रिवाइवल ऑफ इवन क्रिश्चियन नेशनलिज्म, जो कि अभी तक वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर एक सेकुलरिज्म आ गई थी आफ्टर एनलाइटनमेंट, आफ्टर रेफॉर्मेशन, आफ्टर ऑल दोज एजेस. अब उससे वो हट रहे हैं, उनको रियलाइज हो रहा है कि हम लोग, why did we really give up on our religious identity, why did we give up on our religious nationalism. तो मुझे ये भी देखने को मिला कि जब ईस्टर भी हुआ कुछ महीने पहले, तो जो फार राइट के न्यूज़ चैनल्स हैं जैसे जीबी न्यूज़ के ऊपर पैट्रिक क्रिस्टीज नाम के एक जर्नलिस्ट बैठे होते हैं, उन्होंने अपनी सेल्फी लगाई हुई ईस्टर वाले दिन एक चर्च के बाहर और ऊपर लिखा #क्रिश्चियन रिवाइवलिज्म. तो ये क्या मूवमेंट चल रही है? और फिर ये वाली मूवमेंट हम लोगों को ऑफ कोर्स दिखती है, रिलीजियस नेशनलिज्म का जो रिवाइवल है वो हमें भारत में, हिंदुस्तान में दिखता है. वीर सावरकर से प्रेरणा ली हुई, उनकी विचारधारा पे आधारित जो एक हिंदुत्व मूवमेंट आई है और जिसकी लहर आई है और बड़ी एग्रेसिवली आई है, वो नरेंद्र मोदी के आ जाने के बाद से और ज़्यादा स्ट्रेंथन हुई है. और ये कोई इस तरह से नहीं हुआ दैट दीज वर रैंडम डेवलपमेंट्स, बट ये एक सोची समझी एक मूवमेंट थी कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी इलेक्ट हुए, ही अंडरस्टूड, ही सॉ समथिंग वेरी प्रॉब्लमेटिक इन अ सेकुलर इंडिया. उनको ये दिख गया कि वहाँ हमारे नेबरहुड में पाकिस्तान है जो अपनी इस्लामिक आइडेंटिटी के ऊपर बहुत गर्वित है, जो अपनी इस्लामिक आइडेंटिटी को उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बयान किया हुआ है और अपने आप को एक इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर किया है. हम भारत के अंदर सेकुलर क्यों होकर बैठे हुए हैं? हमारे पास एक भी हिंदू देश नहीं है पूरी दुनिया के अंदर. एक नेपाल था, वो हिंदू राष्ट्र थी, और अब देखो वो भी सेकुलर हो गए, वहाँ से मोनार्की आउट हो गई. और दुनिया भर में आप अरब स्टेट्स देखो, आप लोग अफ्रीका के अंदर देखो, तो वहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं या इस्लामिक स्टेट्स हैं. आप पाकिस्तान देख लो, वो तो रिलीजियस नेशनलिज्म के नाम के ऊपर बना था, वो तो बंटवारा हुआ ही 1947 में इस मेंटेलिटी के साथ था कि पाकिस्तान एक मुसलमानों की एक अपनी एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री होगी और रिलीजन के नाम के ऊपर उन्होंने आज़ादी मांगी थी और बंटवारा मांगा था. एंड ये बंटवारा, वीर सावरकर, नथुराम गॉडसे, जितने भी फार राइट एलिमेंट्स थे इंडिया में, इट डिड नॉट रियली गो डाउन वेल विद देम. एंड नाउ दे वर एंग्री, नाउ दे फेल्ट कि एक तो जितने हमारे भारत के ऊपर अत्याचार हो चुके हैं, जितने आतंक हो चुका हुआ है, जितने आतंकवादी वार हो चुके हुए हैं, और उसके अंदर दे वुड पॉइंट फिंगर्स एट पाकिस्तान के जी 26/11 हुआ, जिसके अंदर के JEM, जैश, लश्कर, इस तरह के ग्रुप्स इम्प्लिकेट हुए. उनके जो लीडरान थे उन पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से भी $10,000 की बाउंटी आई. फिर उनको याद पड़ता है कि जी 2001 के अंदर हमारे पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ, और इस वजह से देयर वाज एंगर एंड नरेंद्र मोदी capitalized on that anger, and he kept on reminding his audiences कि खतरा है हम लोगों को पाकिस्तान से, और जिनको कि इंटरनेशनल इस्लामिस्ट्स कहा जाता है, हमें उनसे खतरा है. तो ये सारी जौन सी
वीक गवर्नमेंट्स है, कांग्रेस पार्टी है जो कि वैसे ही इन लोगों, ये तो कांग्रेस पार्टी तो वो है जिसकी लेगेसी के अंदर बंटवारा है, जिन्होंने कि पाकिस्तान बनने दे दिया इन द फर्स्ट प्लेस। हमारे जैसे लोग होते तो बंटवारा हो ही ना पाता। और जिसके अंदर इटली से आए हुए लोग यानी सोनिया गांधी बैठे हैं, तो पहले हमारे ऊपर मुगल मुसलमानों ने राज किया, हमारे ऊपर बरतानवी लोगों ने राज किया, अब इटालियन राज करेंगे या हम अपना हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। सो इवन दो ऑन पेपर भारत एक सेक्युलर मुल्क है, लेकिन हमें किस तरह से नजर आता है जिस किस्म से एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स रिलीजन के नाम के ऊपर फिर खेली गई और आज तक खेली जा रही है कि भारत का एक टिकटॉकर भी उठ के तुर्की में जाता है और कहता है यहाँ झंडा नहीं पड़ा हुआ भारत का, और फिर वो गंदी गंदी गालियां देता है, और वो वहाँ खवातीन, तुर्की की खवातीन के ऊपर जिस किस्म की बातें करता है, लच्चर किस्म की, बेहुदा किस्म की। अब तो वो अरेस्ट हो भी गया है, लेकिन उससे क्या दिख रहा है? उससे ये दिख रहा है कि वेल वी आर नाउ गोइंग टू रीइंस्टेट आवर हिंदू आइडेंटिटी, वी आर गोइंग टू एक्सपैंड, हम टर्की को भी मनवाएंगे कि हम हैं कौन, असल भारतीय और असल हिंदुस्तानी है कौन। और ये जो टर्की की खातून है, हमारे मुल्क के अंदर, हमारे भारत में इतनी सारी खवातीन के साथ जो कि हिंदू खवातीन है उनके साथ शादी कर लेते हैं मुसलमान मर्द, नहीं, अब हिंदू आदमी शादियां करेगा, अब हिंदू आदमी आगे से इंश्योर करेगा कि हमारी हिंदू नस्लें हो। सो उस वजह से लव जिहाद लॉज भी भारत के अंदर आए, और लव जिहाद लॉज का एम क्या है कि आप प्रिज्यूम कर रहे हो कि अगर इंटरफेथ मैरिजेस हो रही हैं जिधर एक मुसलमान आदमी है और एक हिंदू औरत है, तो आप पहले ज्यूम कर रहे हो ये एक एजेंडे के साथ की जा रही है शादी, और आप प्रिज्यूम कर रहे हो कि एक क्रिमिनल एक्ट है और ये तो ज़बरदस्ती शादी की गई है। और फिर उसी के साथ साथ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी आया, आर्टिकल 370 भी कश्मीर के अंदर एब्रोगेट किया गया, और वहाँ जो नए डोमिसाइल लॉज आए तो वहाँ भी उनको लगा कि एक पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होना, फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू ये शायद बड़ी अच्छी बात उनको लग सकती है कि हाँ भी कश्मीर के अंदर हमारे पास ज़्यादा वैरायटी होनी चाहिए, हमारे पास ज़्यादा मल्टीकल्चरलिज्म होना चाहिए। बट इज मल्टीकल्चरलिज्म रियली ऑन देयर एजेंडा, ऑन द एजेंडा ऑफ नरेंद्र मोदी? ह्यूज क्वेश्चन मार्क। नाउ दैट ब्रिंग्स मी टू, काफ़ी लोग मुझे इधर कहेंगे कि एक पाकिस्तानी बैठकर पॉपुलिज्म की और नेशनलिज्म की और हिंदुत्व की और क्रिश्चियनिटी के रिवाइवलिज्म की बातें कर रहे हैं, वाह वाह वाह। तुम लोगों के तो मुल्क के अंदर कोई प्राइम मिनिस्टर जो कि मुसलमान ना हो वो प्राइम मिनिस्टर ही नहीं बन सकता, तुम्हारे मुल्क में एक कैंडिडेट प्रेसिडेंट ही नहीं बन सकता, एक गैर मुसलमान तुम्हारे मुल्क के अंदर सदर नहीं बन सकता, तुम हम लोगों को मल्टीकल्चरिज्म की बात करोगे। तो मैं इधर ही बता दूँ, मैं बिल्कुल इस बात को पहचानता हूँ और मैं रिकग्नाइज करता हूँ, और पाकिस्तान के अंदर भी एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक डिफेंसिव किस्म का माइंडसेट है, और वो वाला माइंडसेट भी एक्सपेंशनिज्म के ऊपर बेस्ड है। आपको बहुत दूर नहीं देखना पड़ेगा, जैद हामिद जैसे लोगों को सुन लो, वो किस तरह की बातें करते हैं। उनको तो ख्वाब आते हैं कि उन्होंने तो हिंदुस्तान के अंदर जाकर हिंदुस्तान को फतेह कर दिया और उन्होंने उसको कोई पाकिस्तान, अखंड पाकिस्तान का कोई हिस्सा बना दिया, जैसे वहाँ से नरेंद्र मोदी अखंड भारत की बातें कर रहा होता है। जो वो अलहदा बात है कि खालिस्तानी और जो सिख हैं और जो उधर के सो कॉल्ड अर्बन नक्सल हैं वो नरेंद्र मोदी की रातों की नींद हराम करता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी फिर किस तरह से जो ह्यूमन राइट्स मूवमेंट्स होती हैं, जिस तरह आप कह लो पीटीएम है, और किस तरह से जो ह्यूमन राइट्स एडवोकेट्स हैं, जिस तरह आए रोज़ हम लोग सुनते हैं बलूचिस्तान के जी मिसिंग पर्सनस की बात हो रही होती है, या पश्तून एक्टिविस्ट्स की बात हो रही होती है जो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पे पश्तून के लोग, जो पश्तून लोग हैं, उनकी प्रोटेस्ट ये होती है कि हमारे हिस्से में, हमारे एरिया में जितनी ज़्यादा मिलिटेंसी हुई है, जितना ज़्यादा मजहबी इंतहा पसंदी आई है, और फिर उसके खिलाफ जब ऑपरेशंस भी होते हैं तो उसके अंदर भी सिविलियन डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। और अभी हाल ही में एक क्वाडकॉप्टर के ज़रिए जो हिलाकतें हुई उसमें 3 बच्चों की तस्वीरें भी हम लोगों को खैबर पख्तूनख्वा से देखने को मिली। तो उसको लेकर जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट अपनी आवाज़ें उठाते हैं, जिस तरह 2019 के अंदर भी खार कमर के अंदर कोई 15 कम से कम डेथ्स रिपोर्ट हुई थी वाइडली, जिधर के पश्तून लोग या पश्तून जौन सी वॉइसेस हैं, जो पश्तून मूवमेंट है जो उधर ह्यूमन राइट्स की, उनके कुछ कारकुन की हलाकतें रिपोर्ट हुई। वो सारा जब मैं अपने पाकिस्तान के अंदर भी देखता हूँ, और मैं ये देखता हूँ कि जो पाकिस्तान के अंदर फार राइट बैठा होता है वो इन लोगों के ऊपर गद्दारी के लेबल्स लगाता है। जो पाकिस्तान के अंदर मजहबी अक़लियतें हैं, जरावाला में उनके साथ क्या हुआ मुझे वो भी नज़र आ रहा है। मुझे ये भी दिख रहा है कि पाकिस्तान के अंदर कितनी ज़्यादा फोर्स कन्वर्जन्स की रिपोर्ट्स आती हैं, ख़ास तौर पे सिंध के अंदर हिंदू ख़वातीन कितनी वल्नरेबल हैं। तो इधर भी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होता है। इधर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होती है कि म्यांमार के अंदर देखो कितना जुल्म हो रहा है मुसलमानों के साथ, गाज़ा के अंदर देखो मुसलमानों के साथ कितना ज़्यादा जुल्म हो रहा है। तो तुम लोग ये बातें करने के बजाय कि जी पाकिस्तान में क्रिश्चियंस के साथ ये हो गया, पाकिस्तान में हिंदूज़ के साथ ऐसा हो गया, तुम लोग फॉरेन फंडेड लोग, तुम लोग ये बात क्यों नहीं करते
कि भारत के अंदर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, कश्मीर में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, तो वो भी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को और रिलीजियस नेशनलिज्म को, पाकिस्तान का भी जो दाएं बाजू है, जो पाकिस्तान की फार राइट है, वो इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती है और हमारे मेन स्ट्रीम सियासतदान भी इसके ऊपर अपनी सियासत खेलते हैं। वो इसलिए नहीं ये गाज़ा के लिए बातें कर रहे होते कि उनको बहुत प्यार है फ़लस्तीनियों से। कुछ ऑफ कोर्स जो वाकई ह्यूमन राइट्स एडवोकेट्स एक्टिविस्ट हैं, उनको वाकई दर्द महसूस होता है पाकिस्तान में गाज़ा के लोगों का या कश्मीर के लोगों का। लेकिन जो दाएं बाजू के लोग हैं, जो पाकिस्तान के अंदर बैठी हुई अक़लियतों को, जो यहाँ की बैठी हुई एथनिक और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को और यहाँ की बैठी हुई जो फेमिनिस्ट मूवमेंट्स को, ख़वातीन को दबाने की कोशिश करते हैं, नहीं, मुझे नहीं यकीन होता कि उनको गाज़ा के लोगों से प्यार है। वो अपने प्रोपेगेंडा के लिए कर रहे हैं कि अब हमें बहाना मिल गया कि यहाँ की अक़लियतों को हम और ज़्यादा दबाएं। क्योंकि इनसे भी मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर इतना ही आप लोगों को प्यार था, अगर इतनी आपको पाकिस्तान के अंदर बैठी हुई अक़लियतों से नफरत है और गाज़ा के लोगों से मोहब्बत है जो आप कह रहे हो, तो मैं ऐसा क्यों है कि मैं ग्रेटा थनबर्ग को देख रहा हूँ कि वो बैठ के कश्ती के ऊपर जा रही है, वो कह रही है कि मैं मेक श्योर करूँगी कि गाज़ा के अंदर लोगों को एड मिले, और आप इधर बैठ कर सिर्फ पॉडकास्ट बना रहे हो, वीलॉग बना रहे हो, और उसमें भी चलो कोई बुराई नहीं है अगर आप पॉडकास्ट बना रहे हो, आप इधर बैठकर फतवे जारी कर रहे हो और ख़तरे में जानों को डाल रहे हो किसकी, जो सबसे पिसे हुए तबके हैं पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए, जो पहले से ही मजहबी अक़लियतें हैं, आप उनके ऊपर और चढ़ाव कर रहे हो। तो अब कोई मुझे कह सकता है कि अरे पाकिस्तानी होकर तुम कौन होते हो जो हिंदुत्व के बारे में ऐसी बातें कर रहे हो और ट्रंप के बारे में ऐसी बातें कर रहे हो? भाई, मैं सबके बारे में बात कर रहा हूँ, एंड दैट्स द पॉइंट। द पॉइंट व्हाई आई एम सिटिंग हियर इज टू मेक एवरीबडी फील अनकंफर्टेबल, टू मेक इवन माई सेल्फ फील अनकंफर्टेबल। और अगर आपने कभी अपने आप को अनकंफर्टेबल नहीं फील कराया, तो उसका मतलब आप झूठे हो, आप हिपोक्रेट हो। नाउ जब मैंने बात की है कि अमेरिका में ऐसा हो रहा है और फिर पाकिस्तान में ऐसा और फिर भारत में वैसा, और फिर मैंने भारत और पाकिस्तान की अभी हाल ही में मई के अंदर क्लैशेस भी हुए, मैं इनकी जंग होने वाली थी उससे पहले कि सीज़ फायर अनाउंस हो गया, मैंने वो भी देखा है, और उसके अंदर जो डिसइंफॉर्मेशन है मैंने वो भी देखी है, और डिसइंफॉर्मेशन कितनी आसान हो गई है सोशल मीडिया के दौर में, मैंने वो भी देखी है कि किस तरह भारतीय मीडिया खून की प्यासी हो रही थी। वो कह रहे थे कि पाकिस्तान के बच्चों आंखें खोल के बैठो, आज की रात देखना कयामत की रात है पाकिस्तानियों, सो मत जाना, आज की रात को कयामत की रात है, तुम्हारे सर पे मौत का नंगा नाच हो रहा है। नहीं सो जाओ, लेकिन एक आंख खुली रखना। हाँ, नहीं, पाकिस्तान के जितने बच्चे आज घर पे अपना मैप बनाने का प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज बार रुक जाओ बेटा, आज बार रुक जाओ या 2-3 दिन और रुक जाओ, तुम्हें मैप फिर से सीखना पड़ेगा, ऐसी स्थिति बन रही है। मोदी कहता है कि अरे मेरी गोली तो खाओगे ही। पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा, सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। तो इस किस्म की जंगजू जबान भी हम लोगों को दिख रही है, जिस किस्म की डिसइंफॉर्मेशन हुई कि हमने लाहौर के अंदर सी पोर्ट ही उड़ा दिया। Why? Don't we have Israel model in front of us? They dare not. The stone painting started in Israel. They killed everybody. They made their houses converted into a concrete shape. They filled everything with concrete. So then we get into legal rigmarole. Where is the proof? What is this nonsense? Damn it, he should be arrested and killed. That's it. मौत के बदले मौत, बलात्कार के बदले बलात्कार। नहीं नहीं, रुक जाइए, रुक जाइए, बैठिए 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 सर, बैठिए सर, बैठिए। एकदम सही बोल रहा हूँ। ये क्या बोल रहे हैं? आपने बलात्कार हुआ, ये क्या बोल रहे हैं? वहाँ मौत हुए लोगों की न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, एकदम। ऐसे बात, जबकि लाहौर में तो कोई सी पोर्ट ही नहीं है। इस किस्म की गोदी मीडिया की तरफ से जब रिपोर्टिंग हुई और पाकिस्तान के अंदर बैठकर हमारे एनालिस्ट कह रहे अरे हम जंग जीत गए क्योंकि हम असल ईमान वाले हैं, दिल्ली पे झंडा लगाएंगे, और ये मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, तैयार रहना, हम बच गए गाजी, मर गए तो शहीद, तुम जिंदा भी कुत्ते, तुम मुर्दा भी कुत्ते। उनको ये नहीं दिखा कि दरअसल आप जो भी जीते हो वो इसलिए जीते हो क्योंकि आपकी फोर्सेस ने उस पर्टिकुलर मोमेंट के अंदर, हाँ, उन्होंने एफिशिएंटली डील कर लिया। जो भारत का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है उसको भी मानना पड़ा कि हाँ हमारे कुछ अनस्पेसिफाइड जेट्स डाउन हुए हैं। इट्स नॉट रियली बिकॉज ऑफ हु यू आर रिलीजियसली और पॉलिटिकली कि जिसकी वजह से आप जो कह रहे हो हम जीते हैं, आप जीते हैं, नहीं, इट्स बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर मोमेंट एंड द स्ट्रेटजीज दैट यू मे हैव अडॉप्टेड। अब मैं देख रहा हूँ यूरोप के अंदर भी एक दाएं बाजू की मूवमेंट है। अभी हाल ही में नेदरलैंड्स के अंदर जो सबसे बड़े पॉपुलिस्ट लीडर हैं गीट विल्डर्स, उन्होंने रिजाइन कर दिया। क्यों? क्योंकि गेट विल्डर्स ये चाह रहे थे कि उनकी हुकूमत जो एक कोलिशन थी वो इमिग्रेशन पॉलिसीज पास करे जिसके तहत
कि मुसलमानों को, जो मुस्लिम इमिग्रेंट्स हैं, उनको मुल्क से बाहर निकाला जाए, उनको डिपोर्ट कर दिया जाए, जो और मुसलमान लोग आ रहे हैं उनके ऊपर पाबंदियां लगाई जाएं, उनको डिह्यूमनाइज किया जाए, उनको डिटेंशन कैंप्स में रखा जाए, उनको असाइलम क्लेम करने का भी मौका ना दिया जाए। और क्योंकि इस किस्म की हार्ड लाइन अप्रोच नहीं हुकूमत ले रही थी नीदरलैंड्स में टूवर्ड्स इमिग्रेशन, तो उसने रिजाइन कर दिया। और उसका एजेंडा क्या है? गेट विल्डर्स का एजेंडा सिर्फ ये नहीं है कि जो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट्स हैं उनको कंट्रोल करना है, उनका एजेंडा ये है कि यूरोप के अंदर और ख़ास तौर पे नीदरलैंड्स के अंदर मुसलमान होने ही नहीं चाहिए, और अगर कोई मुसलमान है तो उसको फिर अपनी मज़हबी आइडेंटिटी छोड़नी पड़ेगी। नाउ आई कैन ड्रॉ अ लॉट ऑफ पैरेलल्स विद द काइंड ऑफ एंगर जो कि यूरोप के अंदर पाया जाता था ज्यूज़ के खिलाफ उस वक्त जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ी। उसी तरह से मैं अभी हंगेरी के अंदर देख रहा हूँ, जिधर विक्टर ऑर्बन, एक और फार राइट लीडर, उनकी हुकूमत है और वो नया लॉ लेकर आ रही है कि जिसके तहत फॉरेन फंडेड एनजीओज, अब ये इस तरह का एक फ्रेज है जो हम पाकिस्तान में बड़े सुनते हैं, जी फॉरेन फंडेड है, ये तो एनजीओ है, ये तो लॉ फंडेड है। इस किस्म की जबान रशिया में भी इस्तेमाल की जा रही है, वहां भी फॉरेन लॉ आ चुका है, जिसका मतलब कि कोई भी अगर फॉरेन फंडेड तंजीम लग रही है हुकूमत को, चाहे उसका सबूत हो ना हो, हम उनको पकड़ लेंगे, हम उन तंजीमों को बंद करवा देंगे, जिसका मतलब कि सिविल सोसाइटी के ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है। पोलैंड के अंदर भी उनका जो नया इस वक्त प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ है हाल ही में हुए हुए इलेक्शन के अंदर, वो भी फार राइट का मेंबर है, वो भी एंटी इमिग्रेंट है, वो भी नेशनलिज्म की, वो भी रिलीजियस नेशनलिज्म की, वो भी एंटी LGBT, एंटी सिविल सोसाइटी, इस किस्म की जबान का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो हमें दिख रहा है कि पूरी दुनिया में, और साथ ही में अब जो फ़लस्तीन और गाज़ा के अंदर सख्त हालात हैं कि कैसे गाज़ा के अंदर जौन से वो एड प्रोवाइडर्स हैं और जो फूड प्रोवाइडर्स हैं उनके ऊपर अटैक किया गया, जो एड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे गाज़ा के भूखे लोगों के, जिधर के हंगर का एक एपिडेमिक रिपोर्ट किया गया है सूडान की तरह, गाज़ा के अंदर रिपोर्ट किया गया है कि बच्चे, बल्कि एक खबर आई थी कि 40,000 बच्चे 24 घंटे के अंदर मरने के खतरे में हैं भूख से। उनको जब फूड डिस्ट्रीब्यूट किया गया तो जो ह्यूमन राइट्स वर्कर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के और रेड क्रॉस के, उनके ऊपर अटैक्स लॉन्च हो गए। हम देख रहे हैं कि गाज़ा में ख़ास तौर पे, पहले से तो हो ही रहा था, 7 अक्टूबर 2023 के बाद जिस लेवल का कि इन द कपल ऑफ मंथ्स, इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स 50,000 से ज़्यादा लोगों की अमवात हो चुकी हुई हैं, उसमें से भी 2/3 women and children who are least likely to be Hamas terrorists, उन लोगों की जानें गई। वहाँ रशिया यूक्रेन में पिछले 3 सालों से जंगें चल रही हैं और यहाँ पाकिस्तान और भारत के बीच में अभी भी टेंशन कायम है, जिधर कि भारत अभी भी परमाणु युद्ध की बात करता है, परमाणु युद्ध की चर्चा करता है। हम आज इस किस्म की दुनिया में रह रहे हैं जिधर गुस्सा है, जिधर एंटी इमिग्रेशन की बातें हो रही हैं। यूके के अंदर सुएला ब्रावर्मैन नाम की होम ऑफिस में बैठी हुई एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी थी। They are coming from abroad, they are not learning the language, they're not embracing British values, and they're not taking part in British life. And that needs to be identified. We need to be fearless in calling that out, and that's my job. तो सुएला ब्रावर्मैन कहती थी मल्टीकल्चरलिज्म हैज फेल्ड, हम यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स से बाहर निकल रहे हैं, हमें ह्यूमन राइट्स एक्ट खत्म करना पड़ेगा। तो अब इस किस्म की जबान को ग्लोरीफाई किया जाता है कि हम ह्यूमन राइट्स के खिलाफ हैं, हम ह्यूमन राइट्स को ख़त्म करेंगे, ह्यूमन राइट्स हमारी स्टेट सॉवरेनिटी के खिलाफ है। पाकिस्तान के अंदर भी आज ही एक नया एक बिल पेश हुआ है बलूचिस्तान के अंदर कि जी जो कोई भी जिस किसी के हवाले से भी रियासत को लगता है कि आतंकवादी हैं तो उनको हम बिना किसी चार्ज के डिटेन कर सकते हैं और लॉकअप कर सकते हैं। और पूरी दुनिया के अंदर अब सारे ममालिक इस किस्म की बातें कर रहे हैं, अरे हमारी नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है, हमारी आइडेंटिटी को थ्रेट है, हमें डिपोर्ट करना होगा रेफ्यूजीज़ को, हमें इमिग्रेंट्स को रोकना होगा, ये हमारे वे ऑफ लाइफ को थ्रेट पोज करते हैं। हमारी नज़दीक यही डेमोक्रेसी है कि जो मेजॉरिटी चाहती है तो मेजॉरिटी उसको चाहने के पीछे अगर माइनॉरिटी को कुचलते तो हम कुचल डालेंगे। और पूरी दुनिया में अब डोनाल्ड ट्रंप के टेरिफ्स की वजह से एक रिसेशन भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। और अभी तो इलॉन मस्क जो कि डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा करीबी है, अब तो वो भी कह चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो नए बजट प्रपोजल्स हैं उसकी वजह से कोई $2.5 ट्रिलियन का हमारी यूएस इकोनॉमी को नुकसान होगा। और कोविड पेंडेमिक गुजर जाने के बाद भी जितना दुनिया भर में कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस हुआ, तो अभी कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स जो हम लोग को दिख रहे हैं, राइज ऑफ द फार राइट, राइज ऑफ पॉपुलिज्म, डिक्लाइन ऑफ डेमोक्रेसी, क्रैकडाउन ऑन सिविल लिबर्टीज, क्रैकडाउन ऑन डिसिडेंट्स एंड ऑफ कोर्स अ ग्लोबल रिसेशन, क्या ये वही फैक्टर्स नहीं है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले भी मौजूद थे? तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हालांकि आई कैन नॉट क्लेम कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होने वाली है, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जो फैक्टर्स हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले मौजूद थे, वही वाले फैक्टर्स अब भी मौजूद हैं एंड वी आर दिस क्लोज, वी रियली आर ऑन द ब्रिंक। तो अगर अब भी हम में से कुछ चंद लोग जो कि थोड़ा बहुत एक सेंस ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रखते हैं, अगर हम अपनी आवाज़ नहीं उठाते अगेंस्ट दीज ग्लोबल ट्रेंड्स,
तो अनफॉर्चुनेटली हमारी जनरेशन को और ना जाने कितनी और जनरेशन्स को इसकी प्राइस पे करनी पड़ जाए, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जिन लोगों ने विटनेस की थी, आज भी जो चंद लोग उस जनरेशन के रह गए हैं और उनके आगे से जो आल औलाद हैं उनके ऊपर जो जनरेशनल ट्रॉमा है, वी डोंट वांट टू गिव दैट टू आवर फ्यूचर जनरेशंस एज अ लेगेसी इन इनहेरिटेंस। सो आज की ग्लोबल पॉलिटिक्स के ऊपर मेरा ये तबसरा था। मैं चाहता हूँ कि मैं आइंदा के हफ्तों में भी ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात करूँ और सिर्फ पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है उसके ऊपर बात ना करूँ। बट राइट नाउ द टाइम्स दैट वी लिव इन, यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, इतनी बड़ी बड़ी जगह जिधर के हम लोगों को लगता था कि फ्री स्पेसेस हैं, एकेडमिक फ्रीडम है, आज उधर भी क्रैकडाउन हुआ हुआ है। तो जिधर डेवलप्ड वर्ल्ड, जिधर सो कॉल्ड सिविलाइज्ड वर्ल्ड, जिधर ग्लोबल नॉर्थ ही अगर डेमोक्रेसी में नहीं बिलीव करती और सेंसरशिप में बिलीव करती है, तो हमारे खित्ते में और हमारे मुल्क में जिधर के कल्चर को या अपनी रिलीजियस और पॉलिटिकल आइडेंटिटी को इतनी ईजिली वेपनाइज किया जा सकता है टू क्रश डिसेंट, वी कैन वेल इमेजिन कि इट इज अ सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी एंड अर्जेंसी एंड वी मस्ट स्पीक अप अगेंस्ट ऑल ऑड्स। थैंक यू।